हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सबके सामने एक और अंडररेटेड मूवी लेकर। वैसे तो इस मूवी को नेशनल अवार्ड तक मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवी अंडररेटेड है, क्योंकि इस मूवी के बारे में यकीनन आज की तारीख में तो बात होती ही नहीं होगी। और जो मेरे एरा के जो रहने वाले जो लोग हैं वो शायद इस फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और इस बात की मैं पूरी गारंटी लेती हूँ कि अभी की जनरेशन तो इस मूवी के बारे में कुछ भी नहीं जानती होगी। वो बात अलग है कि इसमें इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं और एक कलाकार तो काफ़ी पॉपुलर हैं जिन्हें हम आज भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव देखते हैं, मूवीज़ में भी देखते हैं। मैं बात कर रही हूँ शबाना आज़मी की। जी हाँ, एक बार फिर से हाज़िर हो गई हूँ मैं शबाना आज़मी के करियर की एक और मास्टरपीस लेकर, जिसका नाम था एक दिन अचानक, जिसे बनाया था मृणाल सेन साहब ने। और ये जो फ़िल्म थी ये एक नॉवल पर इंस्पायर थी। मतलब आप कह सकते हैं कि एक नॉवल के आधार पर इसे बनाया गया था और उस नॉवल को लिखा था रामपदा चौधरी साहब ने। और इस फिल्म में बहुत सारे कलाकार थे और एक कलाकार को तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार भी दिया गया, वो भी नेशनल अवार्ड के रूप में, और वो थी उत्तरा बावकर जी। उत्तरा जी के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बात करी है, जब मैंने उन्हीं की एक फ़िल्म रुक्मणी की हवेली नाम की मूवी का जब मैंने रिव्यू किया था, तब मैंने उत्तरा जी के बारे में बात करी थी। तो ये जो फ़िल्म है, ये फ़िल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि एक परिवार होता है, पति पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें बड़ी बेटी होती हैं शबाना आज़मी, एक बेटा होता है और सबसे छोटी बेटी होती है रूपा गांगुली। अब आप कहेंगे रूपा गांगुली कौन है? रूपा गांगुली वही हैं जिन्हें आपने महाभारत के में द्रौपदी के किरदार में देखा है। जी हाँ, वही आप सबकी द्रौपदी इस फिल्म में भी थी। शायद बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि द्रौपदी के किरदार निभाने से पहले भी वो फिल्मों में आती रही हैं और उसके बाद भी वो फिल्मों में काम करती रही हैं। और अभी तो वो हाल फिलहाल तो वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं। तो रूपा गांगुली छोटी बेटी होती हैं। और एक दिन अचानक क्या होता है कि जो घर के मुखिया होते हैं, यानी कि घर के हेड ऑफ़ फैमिली होते हैं, डॉक्टर श्रीराम लागू साहब, जो कि शबाना आज़मी के पिता होते हैं और उत्तरा जी के फिल्म में पति होते हैं, वो एकाएक बिना कुछ कहे घर से गायब हो जाते हैं। यानी कि एक दिन अचानक घर से निकल जाते हैं और वापस नहीं लौटते हैं। तकरीबन आप समझ सकते हैं पूरा 1 साल हो जाता है। और जो भी पॉसिबिलिटी होती है एक गुमशुदा इंसान को ढूंढने के लिए, जो भी जतन प्रयत्न एक परिवार करता है, वो सब ये परिवार कर रहा होता है। मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, हर तरीके से उन्हें ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन नाकामयाबी ही मिलती है। उसी दौरान जब कोई घर का इंसान एकाएक घर छोड़कर चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे चला जाता है, तो कुछ वक्त तक हम उसी शख्स को ब्लेम करते हैं कि अरे ऐसे कैसे चले गए, कुछ तो बताया होता, ये क्या हुआ। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वो एक इंतज़ार की ड्यूरेशन लंबी होती चली जाती है, तो फिर इंसान ढूंढने लगता है कहीं ना कहीं अपने आसपास, जो है ऐसे सवालात का ताना बाना बुनने लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हमारे मुंह से ऐसी निकल गई जो उनको इतनी चुभ गई, या फिर उनके जीवन में ऐसा क्या था जो वो किसी से कह नहीं पा रहे थे। बहुत सारे गिल्ट बाहर आने लगते हैं। अब देखिए, इन सब में सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र होती है तो वो पत्नी होती है, जिसका एक अलग तरीके का रिश्ता होता है, जो एक दिल का बंधन जोड़कर एक पति के साथ साथ फेरे लेकर उसकी ज़िंदगी में आती है और उसके साथ मिलकर परिवार बनाती है, उसका सुख दुख बांटती है, हर वो एक चीज़ करती है अपने परिवार के लिए जिससे उसका परिवार खुशहाल रहे।
और ऐसे में देखो बच्चे तो जैसे भी करके उनको उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ता है। नौकरी है, पढ़ाई है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन एक पत्नी तो ना आगे बढ़ पाती है, ना वो पीछे हट पाती है, ना वो ठीक से हंस पाती है, ना रो पाती है। शुरुआत में तो वो हिम्मत से काम लेती है, फिर बाद में उसकी भी हिम्मत टूटने लगती है। कभी कभी तो शुरुआत में हिम्मत टूटने लगती है और बाद में वो हिम्मत ले लेती है। तो इतना ज़्यादा एक अंदर ही अंदर एक जो एक टॉर्चर एक पत्नी झेलती है, वो आपको इस फिल्म में उत्तरा जी के किरदार में देखने को मिलेगा। और जो एक घर का जिम्मेदार बच्चा होता है, उसे सिर्फ परवाह होती है अपने परिवार की खुशी के लिए। उसे हर वो चीज़ करनी होती है, भले ही चाहे उसकी खुद की ज़िंदगी भी दांव पर लग रही हो। कुछ ऐसा ही हाल शबाना आज़मी का होता है, जिसकी लाइफ में एक शख्स होता है जिसे वो पसंद करती है, लेकिन वो उसका हाथ थाम नहीं सकती, क्योंकि वो जानती है कि उसके परिवार को फाइनेंशियली से ज़्यादा इमोशनली उसकी ज़रूरत है। इस वजह से उसके कदम जो हैं वो ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी पीछे हटते चले जाते हैं। तो ये एक ज़िम्मेदार बच्चे की एक कहानी होती है, क्योंकि उसके चेहरे पर ही परेशानी के रूप में वो ज़िम्मेदारियाँ दिख रही होती हैं। और आप देखेंगे कि जितना बच्चा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, वो उतना ही अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखेगा, उतना ही ज़्यादा उसकी जो पर्सनालिटी होगी वो कहीं ना कहीं बड़ी स्ट्रेसफुल भी होगी, बड़ी गंभीर भी होगी, बड़ी डेप्थ में भी होगी, क्योंकि वो वक्त से पहले बड़ा हो गया, वक्त से पहले जिम्मेदारी आ गई। तो ये आपको जो किरदार है शबाना आज़मी जी ने बड़े ही बखूबी तरीके से निभाया है। उधर जो बाकी के भाई बहन हैं, जो भाई है वो अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता है, जिसके लिए वो थोड़ा बहुत कमाता है, कभी नहीं भी कमाता है। उसकी अपनी उधेड़ बुन चल रही होती है, क्योंकि पिता एक प्रोफेसर होता है और अपने करियर में अपना एक नाम अपने बलबूते पर बनाया होता है। लेकिन पिता को ये बड़ी हैरानी होती है कि मेरा बेटा प्रोफेसर ना बन कर के बिजनेसमैन बन रहा है, और इसके लिए उसको बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये हर एक उस बाप की कहानी होती है जिसका बेटा अपने बाप जैसा ना बन करके एक अलग ही किरदार अपने जीवन में निभाने को चुनता है। बाप भले ही अपनी मर्ज़ी से या अपनी खुशी से उसने कोई भी करियर चुना हो, चाहे वो अपने पिता का करियर ही क्यों ना चुना हो, या फिर अपनी मर्ज़ी से अपना कोई करियर क्यों ना चुना हो, पर वो अपने बेटे से पता नहीं वो क्यों एक्सपेक्ट करता है कि मैंने जिस प्रोफेशन में नाम बनाया है, मेरे बेटे के लिए भी वही प्रोफेशन सही है। कुछ बेटे जो होते हैं वो अपनी बाप की बात को समझ लेते हैं, और फिर क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है फादर का बिज़नेस है, संभाल लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो रिवोल्ट करते हैं कि नहीं, हमें बाप के गले का दल्ला नहीं बनना है, हमें कुछ अपना करना है। और जिसकी वजह से बाप बेटे के बीच में वो एक फ्रस्ट्रेशन, वो एक अजीब सा टशन रहता ही रहता है, जिसकी वजह से जो फादर हैं वो कभी कभी बच्चे को अपने इतना मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो करियर उन्होंने चुना है वही उनके बेटे के लिए भी सही हो। वही उनको लगता है कि भाई मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मेरा बेटा मेरे एक्सपीरियंसेस से चले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका बेटा अपना अलग हिसाब लेकर इस दुनिया में आया है, उसे अपने तरीके से करियर बनाना है, उसकी अपनी थिंकिंग है, अपनी उसकी क्रेडिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। और जब तक वो मेहनत करेगा नहीं, धक्के खाएगा नहीं, अनुभव कैसे कमाएगा? अनुभव कमाने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन फादर अपने बेटों को लेकर इतने पॉजिटिव होते हैं कि बिना धक्के खाए मेरा बेटा जो है मेरे ही अनुभव को ख़रीद ले और उन्हें इस्तेमाल करके जो है वो अपना बिज़नेस करियर बना ले। जबकि ऐसा नहीं होता है।
बेटा अपने अनुभव अपने तरीके से लेना चाहता है, समझना चाहता है। और यही उधेड़ बुन आपको इस फिल्म में श्री राम लागू साहब और उनके बेटे के बीच में भी देखने को मिलती है, जहाँ पर बेटा बाप से कर्जा मांगता है बिजनेस चलाने का। बाप देता है लेकिन 10 बातें सुना कर देता है, और बेटा भी बाप की तरह गैरतमंद होता है, इसीलिए वो लेता ही नहीं है। फिर माँ कहती है कि कल को किसी और रिश्तेदार से जाकर पैसा मांगेगा तो क्या होगा। तो बस बाप को फिर फिक्र हो जाती है कि यार ये क्या हो गया। तो बाप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में उलझा हुआ है, क्योंकि वो रिटायर हो चुका है। पत्नी कहती है कि तुम रिटायर हो गए हो तो कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लो, घर में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आएगा। लेकिन पति है, उसे अपनी रिटायर लाइफ एंजॉय करनी है। लेकिन क्या होता है, शुरू शुरू में तो आराम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही आराम जो है वो हराम बन जाता है, क्योंकि एक रिटायर मर्द की कीमत कुछ भी नहीं होती है। बीवी जो होती है या बच्चे जो होते हैं वो ये बात भूल जाते हैं कि ये जो रिटायर आदमी है ये भी कभी काम किया करता था, ये भी कभी गधा मजदूरी किया करता था। लेकिन वही बात है कि खाली मर्द एक औरत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसका जो पति है भले ही वो किताबें पढ़ रहा है, कुछ भी करे, लेकिन भाई वो घर पे बैठा हुआ है। या तो होना कि वो कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है, तो भाई समझ में आता है। लेकिन पत्नियों को ना, पति को घर में बैठा हुआ, जो एक जेन्युइन औरत होती है ना, वो कभी नहीं चाहती अपने पति को घर पे बैठा हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आपको पता है जब लॉकडाउन हुआ था तब कितने झगड़े बढ़ गए थे घरों में, क्योंकि जो पति थे वो घर पे बैठ गए थे। अब वर्क फ्रॉम होम होता था, लेकिन जब तक होता था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही उनका वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो जाता था तब फिर वॉर फ्रॉम होम शुरू हो जाती थी, क्योंकि लड़ाई झगड़े, हस्बैंड का इंटरफेरेंस, ये क्या है वो क्या है। पत्नी अब पतियों से हेल्प करवाती थी, किचन में मेरी हेल्प कर दो, पति हेल्प करने जाते थे, काम बिगाड़ देते थे, या तो पत्नी के काम में नुक्ताचीनी निकाल देते थे तो पत्नियों को बुरा लग जाता था। तो घर पे बैठे हुए मर्द की ना कीमत घट जाती है, नो मैटर उसने अपनी जवानी में कितना गधा मजदूरी क्यों ना की हो। तो यही आलम जो है श्री राम लागू साहब के साथ भी फिल्म में हो रहा होता है। पत्नी कहती है कि भाई तुम कमाओ, कुछ एक्स्ट्रा इनकम लेकर आओ। पति कहता है कि भाई ज़रूरत का पैसा जब आ रहा है घर में तो क्या ज़रूरत है। फिर लोगों के कहने पर उनको एक स्टूडेंट मिलती है, अपर्णा सेन, जो उनसे कुछ प्रोफेशनली हेल्प लेती है, तो उसका आना जाना भी घर में लग जाता है। और जब श्री राम लागू जो हैं घर से जब गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं पत्नी के मन में ये भी डाउट आता है कि कहीं मेरा पति जो था किसी और औरत के ख्यालों में तो नहीं था। और फिर इसका पता लगाने के लिए उस लड़की से भी मिला जाता है, और लड़की तब तक शादी कर चुकी होती है और वो पूरे तरीके से इस बात का खंडन करती है। लेकिन वो सवाल जो है वो सवाल बन के ही रह जाता है, और उस सवाल का असली जवाब वही इंसान दे सकता है जिसके रिलेटेड ये सब हो रहा है। यानी कि जो श्री राम लागू साहब हैं वही बता सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या चल रहा था। लेकिन वही जब लापता है, गायब हैं, तो फिर कैसे कोई जान सकता है। तो बस इसी कहानी पर ये पूरा ताना बाना बुना गया है। अब वो घर वापस लौटते हैं, नहीं लौटते हैं, क्या होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए। ये फ़िल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और वेव्स नाम का जो OTT प्लेटफॉर्म है उस पर भी ये फ़िल्म अवेलेबल है। मैंने उसका जो भी है लोगो क्या है वो मैंने कम्युनिटी पे डाल दिया था, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये जो फ़िल्म है इसमें अपर्णा सेन भी हैं, जो उनकी स्टूडेंट बनती हैं, जिनके साथ उनकी पत्नी को लगता है कि कुछ नाजायज़ संबंध हो सकते हैं, वो भी इस फिल्म में हैं। अपर्णा सेन जो है मुझे पता नहीं था, वो कौनकना सेन की मदर हैं, और काफ़ी बंगाली सिनेमा में उन्होंने अपना एक योगदान दे रखा है और काफ़ी उन्हें अवार्ड्स मिल चुके हैं।
तो बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस है वो। और मृणाल सेन जी की एक ऑलरेडी फ़िल्म खंडर के ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ, जिसमें अगेन शबाना आज़मी जी थी। तो शबाना आज़मी जी की कई बेहतरीन फ़िल्मों को मैं अपने चैनल पर ला चुकी हूँ। तो इसी वजह से मैंने इस फ़िल्म को भी लाना ज़रूरी समझा, क्योंकि वाकई इस फ़िल्म में बहुत डेप्थ है। एक इंसान जब बिना कुछ कहे आपके घर से चला जाता है और आपको पता है कि वो इंसान ज़िंदा है, लेकिन वो कहाँ है उसकी किसी भी तरह की कोई खोज खबर नहीं है। तो बड़ा ही ज़्यादा एक अजीब सा एक आपके अंदर एक फीलिंग होती है, आपको समझ में ही नहीं आता कि आप जाए तो जाए कहाँ, महसूस करे तो करे क्या। तो ऐसी कश्मकश आपको इस परिवार में बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि अपने खोए हुए पति पिता को ढूंढने के लिए बाबाओं तक के पास भी जाते हैं। तो आप सोचिए कि हर मुमकिन कोशिश करने के बाद क्या इस परिवार की कोशिश कामयाब होती है। ये जानना है तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए। ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी है, बहुत ही डेप्थ के साथ इस फ़िल्म को बनाया गया है। इस फ़िल्म में मनोहर सिंह जी भी हैं, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी एक फ़िल्म मैंने जब भैरवी नाम की करी थी पॉडकास्ट, उसके ऊपर बनाया था उस फ़िल्म के बारे में जो 90s के एरा में आई थी। मैंने तब उनके ऊपर बात करी थी। काफ़ी स्टार्स के ऊपर तो मैं बात कर चुकी हूँ। और इसमें जो भी अन्य कलाकार हैं वो भी बंगाली सिनेमा में उनका भी एक अच्छा खासा योगदान है। और काफ़ी लोग इस फिल्म में जो आपको दिखेंगे वो काफ़ी लोग अब इस दुनिया से जा चुके हैं। उत्तरा जी भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं, श्री राम लागू साहब भी जा चुके हैं। तो एक तरीके से काफ़ी पुरानी ये फ़िल्म है, लेकिन जो इस फ़िल्म में जो छुपे हुए मैसेजेस हैं वो आज की सिचुएशन से बहुत मैच होते हैं। तो मैं तो आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि आप ये मूवी देखें, और अपनी फैमिली के साथ भी अगर देखेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। बहुत ही नेचुरल है, और शायद आप उन लोगों के परिवार से ज़रूर उनके साइकोलॉजी को ज़रूर समझ पाएंगे जिनके परिवार के सदस्य एकाएक बिना किसी को बताए कहाँ चले जाते हैं, और ज़िंदगी भर के लिए कहाँ पर जाकर कौन सी ऐसी जगह पे जाके छुप जाते हैं वो पता ही नहीं चलता है। ना कभी कोई उन्हें पुलिस ढूंढ पाती है, ना कोई बाबा उन्हें ढूंढ पाते हैं, किसी भी तरह का मतलब वो एफर्ट्स काम नहीं आता है। तो ऐसे भी मिसिंग केसेस होते हैं जहाँ पर मतलब पूरा परिवार एक तरीके से ख़त्म हो जाता है, तब भी उस शख्स के बारे में नहीं पता चलता है। तो ये फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा आपको अंदर तक झंझोड़ेगी, और एक परिवार की लाचारी बेबसी आपको अच्छे से दिखाएगी, और बड़े नेचुरल तरीके से आप इस मूवी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। मैंने इस मूवी को कई बार देखा है, और अभी हाल फिलहाल में दोबारा देखा है। और जब जब मैं इस मूवी को देखती हूँ ना, मुझे वाकई ये फ़िल्म बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सेंसिटिव है। और जो जिस तरीके से परिवार में कहने को परिवार आपका साथ में रहता है, आपके सुख दुख में साथ में ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परिवार के हर एक जन की अपनी एक छुपी हुई ज़िंदगी होती है जिसको वो अपने परिवार के साथ नहीं शेयर करता। तो ये भी पहलू आपको देखने को मिलेगा। और इसमें फाइनेंशियली भी कैसे एक फैमिली में जब पैसों को लेकर भी जो एक तकरार होती है, जो एक यू नो होता है कि भाई चलो ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा तो है, लेकिन एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए भी पैसा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। इस तरीके की जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ये फ़िल्म अच्छी है, और कहीं ना कहीं इसे जब आप देखेंगे तो आज के माहौल से भी आप इस मूवी को रिलेट कर पाएंगे। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और बड़ी गहरी फ़िल्म है, तो ज़रूर देखिएगा आप, और मुझे बताइएगा आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। मेरा तो देखिए मकसद ही यही है कि ऐसी चीज़ों पर बात होनी चाहिए जिनके बारे में बात नहीं हो रही है।
और अब जो ज़माना है वो वेब सीरीज़ का ज़माना है, ओटीटी प्लेटफॉर्म का ज़माना है। तो ऐसे में ऐसा सिनेमा जो कभी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था लेकिन अब उसके बारे में बात नहीं होती है, ख़ास तौर पे जो 80s का सिनेमा था वो काफ़ी डिफरेंट था। लेकिन भले ही वो डिफरेंट था लेकिन उसमें आने वाले भविष्य के संकेत छुपे हुए थे, जो कि आपको इस मूवी में भी देखने को मिलेंगे, जो मैं पहले भी ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। तो पूरी ये फ़िल्म आप लोगों के सामने मैंने रख दी है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसे देखेंगे नहीं देखेंगे, वो कम्प्लीटली आप लोगों पर मैं इसे छोड़ती हूँ। तो बस इसी के साथ ये जो भी मैंने बातें कही हैं, ये बातें मैंने खुद ने भी महसूस करी हैं इस फ़िल्म को देखकर, और अपने आसपास भी मैंने महसूस किया है कि किस तरीके से बाप बेटे के बीच में तनातनी रहती है करियर को लेकर और उसके बाद शादी को लेकर। तो ये जो चीज़ें उस टाइम पर भी हुआ करती थी और आज भी हुआ करती हैं, और पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। और उसके बाद मुझे सबसे बुरा ये लगता है कि जब फादर बेटे से जीत नहीं पाते कन्वर्सेशन में, तो फिर वो एक बात बोलते हैं कि तुम मुझे याद करोगे, तुम मुझे बहुत याद करोगे। वो इनडायरेक्टली अपने बेटे को एक गिफ्ट में दे देते हैं कि ठीक है भाई, तुझे जो करना है तू कर, तू कर, मैं तुझे रज़ामंदी देता हूँ, लेकिन साथ में तुझे एक गिल्ट भी मैं देता हूँ कि जब तू अपनी मर्ज़ी में कामयाब हो जाएगा ना, तो तू मुझे याद करके दुखी होगा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आशीर्वाद के तौर पर एक, आप इसे एक नेगेटिव वे में भी बोल सकते हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहती, जो कि मुझे बड़ा बुरा लगता है कि कहने को मंजूरी देते कि अच्छा तुझे जो करना है ना तू कर, लेकिन तू बाद में ना मुझे याद करेगा। तो ऐसा कहकर ये कहलवाना चाहते हैं उस बच्चे की जो कामयाबी, जब वो अपने मकसद में कामयाब हो भी जाए, अपने मर्ज़ी का करियर चुनकर, उसको भले ही वो जीत कर भी एक तरीके से हार जाए, एक तरीके से ये बात कहकर, मतलब वो चाह कर भी ज़िंदगी भर अपने सक्सेस पर खुश नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी वो खुश होगा तो उसको अपने फादर की वो याद आएगी कि मेरा बाप मेरे इस करियर से खुश नहीं था, लेकिन मैंने अचीव किया तो अब मेरा फादर मेरे साथ नहीं है और उन्होंने कहा था तू याद करेगा। तो ये बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके से जो इमोशनल मार जो फादर मारते हैं ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ज़िंदगी में जो शख्स आपको ज़रूरत से ज़्यादा डोमिनेट करता है, आपको कोई फ़ैसला लेने नहीं देता, भले ही वो आपकी माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, जब आपको जिस दिन पता चलता है ना कि वो इस दुनिया से चला गया है, दिल पे हाथ रख कर कहना, आपको ना ज़रा सा भी गम नहीं होता। आपके मन में यही बात आती है, अच्छा है चला गया, अब मैं आज़ाद हो गया। तो ये बात ना फादर्स नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि भाई मैं क्या बोलूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है। लेकिन वही वाली बात है कि ठीक है, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके अनुभव हैं, मैं मानती हूँ कि उन्होंने हम लोगों से ज़्यादा अनुभव किया है, स्ट्रगल किया है, लेकिन है तो वो आप ही का बच्चा ना। आप कब तक उसके साथ बैठे रहोगे? आपकी आंखें बंद होने के बाद उसे ही तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन वही बात है कि पेरेंट्स अपनी मनमानी, अपने रूल्स रेगुलेशंस अपने बेटों पर थोपते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि हम इतना अपने बच्चे को डोमिनेट कर रहे हैं, कल को हमें कुछ हो गया तो क्या वाकई वो हमें याद करेगा दिल से? हमारा बेटा हमें याद करे, ज़रूर करे, लेकिन उस वजह से याद करे कि मेरे पापा होते ना तो आज मेरे से भी ज़्यादा खुश हो रहे होते, क्योंकि मेरी कामयाबी से, मेरे डिसीजन से मुझसे ज़्यादा मेरे फादर को मुझ पर भरोसा था। आप ये क्यों नहीं कहते? लेकिन नहीं, बोलते हैं कि तू याद करेगा मुझे, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि तू जो कर रहा है तू गलत कर रहा है, और जब तुझे पता चलेगा ना कि तूने जो भी किया वो गलत किया, तो तेरे गलत को सही करने के लिए मैं तेरे साथ नहीं हूँगा। वो इनडायरेक्टली ये टॉन्ट मारना चाहते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल गलत लगता है। क्यों करेगा आपका बेटा गलत? क्यों? क्या उसकी भी तो अपनी एक डेस्टिनी है,
और अगर वो चलो गलत करता भी है तो एक बाप का क्या फ़र्ज़ होता है, अपने बेटा जो गलती कर गया है उसको हिम्मत देना और उसको आगे की नई जंग के लिए तैयार करना। बट वही वाली बात है, फादर्स को लगता है आएगा, मैं 4 बातें सुनाऊंगा और फिर अपने अकॉर्डिंगली इसको चलाऊंगा। नहीं, एक फादर को होना चाहिए कि बेटा अगर तू जो करना चाहता है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे हिम्मत दूंगा। अरे ऐसा बोल के तो देखो ना पिताजी, ये पिता लोग पता नहीं ऐसा क्यों नहीं बोलते। खैर, ये थोड़ा सा पर्सनल हो गया मामला, लेकिन हाँ पर्सनल तो है क्योंकि मैंने इस तरह की सिचुएशंस अपने आसपास देखी हैं, इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से समझ सकती हूँ। इसलिए हर उस बेटे की मैं तकलीफ़ को समझ सकती हूँ जो अपने पिता की नज़र में अपनी खुद की एक पहचान बनाना चाहता है। तो चलिए इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच।